हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम एंड आज करने वाले हैं जो तुम्हारा मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर था तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो तुम्हारे जो भी जितने क्वेश्चन थे तो देख लेते हैं, और जो भी अगर बच जाएंगे तो तुम्हारा पार्ट 3 में मैं रिलीज कर दूंगी उन क्वेश्चंस को। और कोशिश करना कि अपना आंसर की चेक ही कर ली हो, अगर नहीं की है तो आप क्वेश्चन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि आपने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं। ओके। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पे सुबह का जो टाइमिंग है बेटा वो चेंज हो चुका है। सुबह 10 बजे तुम्हारी अब क्लास होगी मेरे साथ, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस कराऊंगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। ये जो क्लास होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी। मंडे टू फ्राइडे की, और इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपको जितना भी हो सकता है उतना क्वेश्चंस ट्राई कराऊंगी, जिसके थ्रू आपका जो प्रैक्टिस है बेटा वो बहुत अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद शाम को एक 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको एक रेगुलर टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सीएसआई जीडी से लेकर बहुत बार पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पे आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। आपको अगर और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप अनअकैडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है बेटा, और जाने के बाद में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपसे एक कोड पूछा जाएगा, तो आप कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हैं, KUM 10। ये कोड अप्लाई करने के बाद में आपको बिल्कुल फ्री जो क्लासेस है बेटा वो देखने को मिल जाएंगे, विच वी कॉल्ड स्पेशल क्लासेस। तो जिन बच्चों ने भी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कुमकुम 10 यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल जो फ्री वाली क्लासेस है देखने को मिलेंगी। आपको एक और काम क्या करना है, कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना है, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन जो होगा आ जाएगा। देखो, अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और अगर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और अगर आपने सोच रखा है कि आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन ही करनी है तो आप प्लीज जब प्राइस बढ़े उससे पहले ही आप क्लासेस को ज्वाइन कर पाए। तो सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो आप अभी ले सकते हैं। तो बेटा प्लस क्लासेस का फायदा क्या होता है, एक तो ये तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ाया जाता है, बिल्कुल रेगुलर पढ़ाया जाता है। आपका पूरा कोर्स जो होता है यूनिट वाइज यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। उसके बाद आपको नोट्स यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, क्विज सेशन होते हैं, आपके टेस्ट सीरीज चलते रहते हैं, और आपके यहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं। तो प्रॉपरली आपका जो रिवीजन है बेटा यहाँ से हो जाता है। अगर मैं अपने कोर्स की बात करती हूँ तो 5 दिसंबर से मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको मैं अभी फर्स्ट यूनिट करा रही हूँ जो तुम्हारा पूरे दिसंबर मंथ में चलने वाली है। तो जितने भी टॉपिक तुम्हारे फर्स्ट यूनिट में आते हैं वो तुम्हारे दिसंबर मंथ में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो जिन बच्चों ने भी ये कोर्स ज्वाइन करना है बेटा आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यूनिट 1 से लेके 11 तक कंप्लीट कराने वाली हूँ। प्लस कोर्सेज का फायदा क्या होता है, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं, चाहे टॉप एजुकेटर्स हैं, तो जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं इस टाइम पे, तो आपको उनकी सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी प्रोवाइड की जाएंगी, जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं आपको सबकी और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अबाउट +15 लाइव क्लासेस डेली होती हैं, तो आपको वो प्रोवाइड की जाती हैं, और तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स जो है यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। तो अगर आप CSI यूजी में जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। ध्यान रहे यहाँ पे ये लिखा हो, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, फिर 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 6 मंथ्स या 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन जो भी बहुत बेस्ट यहाँ से हो जाएगी। तो 12 मंथ्स वाला ज़्यादा बेटर है, अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। जो रेफरल कोड है बेटा वो है कुमकुम 10, KUM 10 है रेफरल कोड, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ मिलता है, और अबाउट 10,395 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करने होते हैं। तो अगर आप प्लस कोर्स से ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप कुमकुम 9 कोड अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ देखने को यहाँ पे मिल जाता है बेटा। फिर आपको पेमेंट करना होता है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको जो अमाउंट बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो 10,395 आपको पे करना होता है।
तो आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। ठीक है, इसमें कैसे भी पे कर सकते हो। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं प्लस को ईएमआई के थ्रू पेमेंट करके। तो अनअकैडमी पे बेटा अगर आपको स्पेशल क्लासेस लेनी है जो बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस होती हैं तो आपको यहाँ पे कुमकुम 10 K1 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने हैं तो आप यहाँ पे कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सॉरी, देखो receptor tyrosine kinases, which we call RTKs, form a large and important class of the cell surface receptors whose ligands are soluble on the membrane bound proteins or the peptide hormones. Now, which of the following statement is incorrect one? तो तुमसे बोला गया था आई एम सॉरी, यस, हाँ, तुम लोगों से बोला गया था कि जो आरटीकेस होते हैं बेटा वो लार्ज एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सेल सर्विस रिसेप्टर के होते हैं और जो लिगेंड होता है वो सॉल्युबल हो सकता है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है। तो इसमें तो तुम्हें बताना था कि जो स्टेटमेंट है बेटा इनकरेक्ट कौन सा होने वाला है। All RTKs are the transmembrane protein with extracellular ligand binding site and the cytosolic domain. तो बेटा यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए था कि ये वाला ऑल वाला क्वेश्चन जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्योंकि जितने भी आरटीकेस पाथवे होते हैं वो तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तुम्हारे सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं एक तो उनका एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है और एक तुम्हारा साइटोसोलिक डोमेन होता है। तो दो चीजें बहुत कॉमन दे रखी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड कॉजेस मोस्ट ऑफ द आरटीकेस टू डाइमराइज। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आरटीकेस लिखा हुआ है तो एक पॉजिटिव टर्म ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, और डाइमराइज हो जाता है। तो तुम्हें भी पता है कि अगर इंसुलिन की बात करते हैं या फिर नॉर्मल आरटीकेस पाथवे की बात करते हैं तो वहाँ पे डाइमराइजेशन जो होता है देखने को मिलता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेट अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज इन द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द डाइमर। अब इसमें बोला क्या है जो साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज होता है जो फॉस्फोराइलेट करता है डिस्टिंक्ट सेट ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज इन द साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द डाइमर। तो ये वाली जो चीज है, एक तो साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज जो होगा फॉस्फोराइलेट करता है किसको, नॉर्मली ये जो तुम्हारा आगे वाले जो पोजीशंस होते हैं उनको फॉस्फोराइलेशन किया जाता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है इन लोगों का। तो डिस्टिंक्ट सेट ये चीज नहीं होगी, ये साइटोसोलिक डोमेन ऑफ द डाइमर को वहां पे वो किया जाएगा। एक प्रॉपर तुम्हारा नहीं दिखा कि साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज, तो साइटोसोलिक नहीं होगा, एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, साइटोसोलिक टायरोसिन काइनेज वाला पार्ट नहीं होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये तुम्हारे पेपर में गलत दे रखा है आंसर की में, तो ये वाला यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट जो दे रखा है सी वाला यहाँ पे दे रखा है। अडेप्टर प्रोटीन जैसे SS2 हो गया, तुम्हारा ग्रैब हो गया, एंजाइम इन्वॉल्वड इन द सिग्नलिंग पाथवे बाइंड टू द डिफरेंट फॉस्फोटायरोसिन रेसिड्यूज बाय द कंजर्व्ड पॉलीपेप्टाइड डोमेन कॉल्ड SS2 डोमेन। तो ये तो आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही भी है। तो जो तुम्हारा आंसर है ठीक है हिसाब से सी विल बी योर राइट वन, जो इनकरेक्ट यहाँ पे दे रखा है। तो जिन बच्चों ने भी सी लगाया है वो बिल्कुल सही होंगे और जिन्होंने नहीं लगाया वहाँ पे गलत हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सही भी है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चनिंग आई थिंक कोई वो भी नहीं है, सवाल भी नहीं उठता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पॉपुलेशन ऑफ द क्रिकेट्स, तो क्रिकेट्स एक टाइप ऑफ इंसेक्ट्स होती हैं, ठीक है। इन्वेडिंग अ न्यू ग्रासलैंड शोड अ पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बेटा और यहाँ पे दे रखा है टाइम, ये पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी तुम्हें दे रखी है यहाँ पे, ओके। नाउ फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दे रखी है। Environment is damaged due to the population overshooting its kill। तो अगर तुम देखोगे कि जो इन्वायरमेंट होता है, अगर तुम कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर अगर जाते हो, नॉर्मली तुम कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जाते हो मतलब तुम्हारा इन्वायरमेंट जो होता है अनस्टेबल होता है ऑब्वियसली। एक इन्वायरमेंट ने एक लिमिट यहाँ पे क्रॉस कर दी है, ठीक है। अगर तुम उसके ऊपर अपनी कैरिंग कैपेसिटी को लेके जाते हो तो इन्वायरमेंट जो होगा तुम्हारा ओवर डैमेज होगा ऑब्वियसली। नॉर्मली तुम्हारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि तुम्हारी ये लिमिट है, तुम इसको क्रॉस नहीं कर देते हो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसको क्रॉस करते हो तुम्हारी पिटाई होती है, तुम्हें डांट पड़ती है, तो मतलब उस चीज पे तुम्हारा डैमेज होता है तुम्हारे पेरेंट्स के उसमें लाइफ में। तो ये भी बिल्कुल सही होता है, ठीक है, ये तो ध्यान में रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। The resources did not recover and population dies out।
तो रिकवर तो किया है बेटा, डाइज आउट तो नहीं हुई है, रिकवर करने की पूरी पूरी कोशिश करिए तो डाई आउट तो नहीं हुई है, तो ये वाला तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी इज लोअर्ड ड्यू टू द शिफ्ट इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। सो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ कैरिंग कैपेसिटी की, तो कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो तुम्हारा नॉर्मली यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो लोअर हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है बेटा वो शिफ्ट हो गई हैं, वो इतना तुमने पॉपुलेशन ओवर शूट कर दिया है कि पार कर दिया है कि जो तुम्हारी इन्वायरमेंटल की जो कैरिंग कैपेसिटी बेटा उसको लोअर करना पड़ा है। तो यहाँ पे पूछा गया है तुमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शंस कैन करेक्टली एक्सप्लेन द क्रिकेट ग्रोथ पैटर्न। तो जो इसका आंसर होगा सी विल बी राइट आंसर, जो ए और सी होगा बेटा। याद रखना है जब एन और के का पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वल हो जाता है तुम्हारी ग्रोथ जो होती है बिल्कुल रुक जाती है, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन एन बहुत ज्यादा अगर के से बड़ा हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाएगा, तो मतलब जो इन्वायरमेंट का रेजिस्टेंस है बेटा वो काम नहीं कर पा रहा है, मतलब तुम्हारा इन्वायरमेंट यहाँ पे डैमेज होना ही होने वाला था। उसके बाद अगर तुम देखोगे कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन वो तुम्हारे नीचे आ चुकी है, मतलब वो डैमेज हो चुकी है, सॉरी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसको लोअर किया गया है, तो शिफ्ट हो गया इसके अंदर। तो ये जो है सी जो होगा बिल्कुल सही होने वाला था, तो बी वाला तो यहाँ पे सही था ही नहीं, तो जो आंसर होगा सी विल बी राइट वन। नाउ अ साइंटिस्ट synthesized 4 new chemicals, ठीक है, which had a mutagenic potential and named them as a C1, C2 and C3 and C4. He tried to analyze the nature of the mutations caused by them and obtained the following results. तो यहाँ पे दे रखा है म्यूटेशन जो प्रोड्यूस की गई है म्यूटाजेंस के हिसाब से, तो C1 हो गया है तुम्हारा, C2 हो चुका है, C3 हो चुका है, C4 हो चुका है। Now which one of the following answer describe the mutagenic potential of the chemical? बेटा देखो 2 अमाइनो प्यूरिन है जो है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट था उस पर्टिकुलर म्यूटाजन में, ठीक है, पहली कंडीशन में ये देखा गया है, सेकंड में देखा गया है कि वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन में देखा गया है कि वो प्रेजेंट है, फोर्थ वाली कंडीशन में नहीं है। नाइट्रस एसिड जो देखा गया है वो फर्स्ट वाली कंडीशन में देखा गया है, फिर सेकंड में ये भी नहीं देखा गया है, थर्ड में ये देखा गया है और इसमें नहीं देखा गया है। हाइड्रोक्सिल अमीन जो है इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिला है, तो C1 में तुम्हारा 2 अमाइनो प्यूरिन भी मिला है, नाइट्रस एसिड भी मिला है, हाइड्रोक्सिल अमीन भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिला है। C2 वाले में तुम्हारा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है, कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद में C3 जो हो गया है इसमें भी नो मतलब म्यूटेशन रिवर्स बाय, इसने भी रिवर्स नहीं करी है, C4 में भी नहीं करी है। एक्रिडिन ऑरेंज जो है वहाँ पे कहीं भी उसने म्यूटाजेन की तरह काम नहीं किया है, सिर्फ C4 में यहाँ पे काम किया गया है। अब तुमसे पूछा गया है कि म्यूटाजेनिक पोटेंशियल जो होगा केमिकल का वो कहाँ पे तुम्हारा आंसर जो है देखने को मिलेगा। अगर तुम C1 को देखोगे, ठीक है, अगर C1 को देखोगे और ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में क्या डिफरेंस होता है आई थिंक सबको पता होगा। तो जब तुम्हारा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को अगर तुम प्यूरिन टू प्यूरिन कन्वर्ट करते हो या फिर प्रिमिडिन टू प्रिमिडिन कन्वर्ट करते हो, तो क्या होता है तुम्हारा ट्रांजिशन जिसको बोला जाता है। तो अगर C1 देखोगे तुम्हारा तो 2 अमाइनो प्यूरिन यहाँ पे यूज हुआ है, 2 अमाइनो प्यूरिन यहाँ पे यूज हुआ है, नाइट्रस एसिड जो हुआ है उसने भी उसको म्यूटेशन रिवर्स किया है, हाइड्रोक्सिल अमीन ने भी किया है, एक्रिडिन ऑरेंज ने भी किया है। तो ये जो कंडीशन देखने को मिलेगी C1 कॉजेज अ लार्ज डिलीशन, बेटा नहीं, वो लार्ज डिलीशन यहाँ पे कॉज नहीं करेगा, क्योंकि डिलीशन अगर कॉज करता बेटा वो, तो वहाँ पे चेंजेस जो होते बेसिकली तुम्हारा इनका म्यूटेशन का जो कंडीशन था वो देखने को नहीं मिलता, तो ये तो नहीं होगा। C1 एंड C3 कॉज ट्रांसवर्जन नहीं बेटा, नहीं, ट्रांसवर्जन जो होता है बेसिकली वहाँ पे क्या होता है पूरा चेंज हो जाता है, तो ये वाली कंडीशन नहीं देखने को मिली है, ये भी नहीं होगा। तो जो C1 कॉज करता है बेटा वो ट्रांजिशन कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 अमाइनो प्यूरिन वहाँ पे देखना मिला। तो भाई एनालाइज किया गया है कि नेचर ऑफ म्यूटेशन क्या हो सकता है कॉज्ड बाय देम एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स, तो ट्रांजिशन हो सकता है इसने पॉसिबल किया हो। देखो C2 जो है तुम्हारा ये क्या करता है तुम्हारा ट्रांसवर्जन कर सकता है या फिर लार्ज डिलीशन कर सकता है, तो लार्ज डिलीशन के बहुत सारे चांसेस है इस टाइम पे, ये इसके बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि C2 में तुम देखो कहीं पे भी कुछ नहीं देखने को मिला है ज्यादा, तो C2 का जो होता है लार्ज डिलीशन वाला ज्यादा चांसेस था, तो ये यहाँ से सही होने वाला था। C3 जो होता है बेटा वो भी तुम्हारा क्या कर रहा है कॉजेज ट्रांजिशन, क्यों C3 अगर तुम देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो 2 अमाइनो प्यूरिन हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, जो तुम्हारा बेसिकली नाइट्रोजन बेस का इधर उधर करते हैं, तो वो ट्रांजिशन में यहाँ पे रोल प्ले करने वाले थे। C4 causes a single base insertion और deletion, क्योंकि यहाँ पे एक्रिडीन ऑरेंज बेटा यहाँ पे आया है और वो क्या करता है इंटरकलेट करता है, बेस का इंसर्शन कराएगा, डिलीशन कराएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आंसर जो होगा ए। और ये म्यूटेशन वाला टॉपिक बेटा मैं आपको कराऊंगी भी, सो डोंट वरी। तो फिलहाल तो अभी ये वाला क्वेश्चन का जो भी
ही के हिसाब से जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो तुम ध्यान रखो। तो जो पहला है इसका आंसर हो जाएगा, some metabolic aspect of the RBCs are proposed in the following statement. Synthesis of the fatty acid does not occur in the RBCs. अब तुम्हें पता है कि इसमें बोला गया है which one of the following combinations is not correct. ठीक है, तुमसे ये बोला गया है। तब तुम्हें पता है कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस होता है बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर तुम्हारा एक पर्टिकुलर उसमें होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर होता है तो आरबीसीज में तुम्हें पता है कि ऑर्गेनेल्स बहुत कम पाए जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। The pentose phosphate pathway is operative in the RBC. So this is very true. जो pentose phosphate pathway होता है बेटा, जहाँ पे तुम्हारा राइबोज और शुगर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे NADPH का भी फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पे ये ऑपरेटिव होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछे गए, तो वो हमें बताने हैं। आरबीसी कैन नॉट सिंथेसाइज रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। तो बेटा ग्लूटाथायोन जो होता है एक एंटीऑक्सीडेंट है, और जो आरबीसीज होगा बेटा वहाँ पे वो सिंथेसाइज कर सकता है ग्लूटाथायोन को, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये इनकरेक्ट बोल दिया गया है, तो ये वाला सी वाला तो तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पे हो गया इनकरेक्ट। अगर सी वाला हो गया, क्योंकि बी ऑलरेडी तुम्हारा गलत हो चुका है, तो आंसर जो होगा थर्ड विल बी राइट वन। RBC does not contain enzyme like adenosine, deaminase, pyrimidine nucleotide. बेटा यहाँ पे तुम्हारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चल रहा है, और अगर ऐसी एंजाइम ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो डी वाला इसीलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब NADH डिपेंडेंट मीथ हेमोग्लोबिन रिडक्टेज सिस्टम इज प्रेजेंट इन RBCs। तो ये याद में रखना है, जो NADH डिपेंडेंट मेथ हेमोग्लोबिन और रिडक्टेज सिस्टम होता है RBCs में देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनकरेक्ट जो होगा बेटा वो सी एंड डी होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Contents in the column first and second are with respect to the bacterial transcription regulation. तो आई थिंक जब तो फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम कुछ भी करो या ना करो, मैच ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे, उनको छोड़ के मत आना, क्योंकि अगर एक का तुम्हें चीजें भी पता है ना, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं पता था यहाँ से, मैंने तुम्हें बताया था, जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी तभी मैंने तुम्हें समझाया था कि इसका क्वेश्चन जो होगा, अगर तुम ऐसे करके जाओगे तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहां से। तो मैंने तुम्हें बताया था पॉजिटिव रेगुलेशन बाय द CAMP। CAMP का मैंने समझाया था बेटा तुम्हें कि CAMP जो होता है वो ग्लूकोज के एक तुम्हारा इंडायरेक्टली प्रोपोर्शन की तरह काम करता है। कब काम करता है? लेक्टोपेरोन में काम करता है। तो अगर फर्स्ट का बी हो जाता बेटा, फर्स्ट का बी हो जाता, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन भी गया था यहाँ से, और ये वाला ऑप्शन भी गया था, तो तुम्हारा थर्ड वाला हो सकता था, या फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ से हो सकता था। शॉर्ट एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट, तो अगर जिसने थोड़ा बहुत भी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, आरएनए का फॉर्मेशन पढ़ा है, उसे पता होना चाहिए 10 to 12 अमाइनो एसिड का, सॉरी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो वहां से रिलीज होता है। शॉर्ट एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है जो इनिशिएशन के टाइम पे फॉर्मेशन होता है। तो सेकंड का हो जाएगा डी। अगर सेकंड का तुम्हारा डी हो जाएगा, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से गया, मतलब ये वाला गया, तो यहाँ से क्या होने वाला था? ए विल बी राइट वन। डीएनए जो लूपिंग होता है बेटा वो तुम्हारा एरा ओपेरोन में देखा जाता है। अगर तुम्हें ये नहीं पता था तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एफएमएन का जो सिंथेसिस होता है वो तुम्हारा राइबोस्विचेस में होता है, तो फोर्थ का हो जाएगा सी। जो आंसर होगा फर्स्ट विल बी राइट वन। तो ये चीज आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब तुम बात करते हो किस चीज की, मतलब तुम फॉलोइंग क्वेश्चंस की। Hedgehog pathway is extremely important in vertebrate limb development and neural differentiation and the facial morphogenesis. In accordance with the above statement, what would happen in the mice that are homozygous for the mutant allele of a sonic hedgehog, which we call SHH? ठीक है, यहाँ पे देखा है limbs would form normally, but the mice would have facial abnormalities. तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जो है जो पाथवे होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे तुम वर्टिब्रेट का लिम्ब का डेवलपमेंट करा रहे हो, चाहे न्यूरल का डिफरेंशिएशन करा रहे हो, फेशियल मोमोजेनेसिस करा रहे हो, तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तुमसे पूछा गया है जो तुम्हें स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या होगा माइस में अगर वो होमोजाइगस म्यूटेंट होता है, अगर वो म्यूटेशन उसमें हो जाती है सोनिक हेजॉग पाथवे में। तो ऐसे जो पाथवे है वो तुम्हें बता दिया गया कि क्या क्या काम करता है। तो limb would form normally but the mice would have a facial abnormalities. Why? क्योंकि बता दिया गया है कि जो SHH है वहां पे यही काम करता है। तो तुमसे बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट जो होगा बेटा वो करेक्ट होने वाला है।
अब ऐसा तो है नहीं कि खाली फेशियल एबनॉर्मलिटीज वहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये तो नहीं होगा। क्या हो सकता है? मिड लाइन ऑफ द फेस वुड बी रिड्यूस्ड एंड द सिंगल आई वुड फॉर्म इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। अब मैं तुम्हें समझाऊंगी इसमें क्या होता है। अब eyes would form normally but digits would be malformed. Mutation of SHH may activate tumor formation if patched protein can inhibit the smoothened protein. तो बेसिकली जब हम SHH सोनिक है जो पाथवे की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा कि लास्ट वाला जो पेस्ट वाला था बेटा, वो तो पूरा कंप्लीट ही गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इनिबिशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये वाला तुम्हें देखते ही हटा देना चाहिए था, ये वाला बिल्कुल पॉसिबल था ही नहीं। अब तुम कंफ्यूज इस वाले में हो जाते। हम्म अब वो बोला क्या है कि अगर हेटेरोपाथी की बात करते हैं, पर्टिकुलरली लिम्ब डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, न्यूरल डिफरेंशिएशन को इफेक्ट करेगा, तुम्हारे फेशियल मॉर्फोजेनेसिस को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे बोला है लिम्ब वुड फॉर्म नॉर्मली, तो ऐसा तो है नहीं कि लिम्ब तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा और तुम्हारी फेशियल एबनॉर्मलिटीज नहीं होंगी, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आईज वुड फॉर्म नॉर्मली, अरे बेटा आईज कैसे फॉर्म नॉर्मली हो जाएंगी, डिजिट तुम्हारी माल फॉर्म होंगी, तो ये बिल्कुल उल्टे उल्टे रिएक्शन हो गए हैं। इसलिए यहाँ से देखना चाहिए था कि ये तुम्हारे बिल्कुल उल्टा उल्टा है, मतलब दोनों चीजों को तोड़ मोड़ के उन्हें गलत गलत बनाना है, तो इसलिए बिल्कुल गलत हो गया। जो मिड लाइन होता है फेस का बेटा, वो रिड्यूस हो जाता है, और जो सिंगल आई है वो तुम्हारा सेंटर ऑफ द फोरहेड पे उसको देखने को मिलती है। तो पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, न्यूरल डिफरेंशिएशन होता है बेटा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ये जो होगा बिल्कुल आंसर हो जाएगा, तो सेकंड जो होगा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है कि तुम्हें given below are the statement regarding the apomixis asexual reproduction through the seeds। जब तुम्हें मैंने आई थिंक ये वाले जो टॉपिक्स थे, जब मैंने एक उसके थ्रू समझाए थे, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन के थ्रू समझाए थे, तब मैंने तुम्हें ये बताया भी था। एपोमिक्सिस का मतलब होता है जब तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सीड्स के थ्रू में। Sporophytic apomix often produce a mix of a clonal and a sexual progenies। देखो, नॉर्मली जो एपोमिक्सिस होता है वो एक हाइब्रिड विगर को बनाता है। तो बेसिकली मतलब क्या है कि एक ये वाली सीड है बेटा, एक तुम्हारी ये सीड है, ठीक है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो एक हाइब्रिड विगर का नॉर्मली एक फॉर्मेशन किया जाता है, जो काफी मेंटेन रखता है खुद को, ये चीज याद में रखनी है। तो एपोमिक्सिस जो होगा, एक स्पोरोफिटिक जो एपोमिक्टिक होता है, वो एक मिक्स ऑफ क्लोनल एंड सेक्सुअल प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो एक अपने जैसा बना सकता है क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल प्रोजेनी का भी फॉर्मेशन कर सकता है क्योंकि वो 2n है बेटा, ठीक है, तो इसलिए याद रखना है 2n है, तो तुम्हारा यहाँ पे म्यूसिस हो गया, तुम्हारे सेक्सुअल प्रोजेनी का फॉर्मेशन भी किया जा सकता है। इन द गैमेटोफिटिक एपोमिक्टल द अनरिड्यूस्ड, दैट इज n, द सेंट्रल सेल गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। तो इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, खाली n से नहीं हो पाएगा, तो ये वाला यहाँ से गलत हो जाएगा। इन द सूडोगेमी, जब तुम्हारे गेमीट का मिक्सिंग होता है, एक फॉल्स मिक्सिंग होता है, द एंडोस्पर्म इज फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। नहीं बेटा, एंडोस्पर्म का ऐसे फॉर्मेशन नहीं हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो एंडोस्पर्म बेसिकली तुम्हारा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा अगर जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं या फिर तुम्हारे एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, और ये नहीं हो पाता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। एपोमिक्सिस कैन पोटेंशियली बी यूज्ड टू मेंटेन द हाइब्रिड विगर, तो ये मैंने बता चुकी हूँ, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पॉइंट, क्योंकि कभी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। Now, which of the following option represent the combination of all correct statement? तो A and D जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो फोर्थ जो होगा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। Now, next question क्या है तुम्हारा? Gene encoding for the mevalonate 3 kinase is disrupted in a certain plant. Which one of the following statement concerning the above plant is correct? तो तुमसे पूछा गया है कि मेवलिनेट 3 काइनेज के लिए एक जीन एनकोड करता था, उसको डिसरप्ट कर दिया गया किसी प्लांट में, तो कौन सा जो स्टेटमेंट है बेटा वो सही हो सकता है? मेवलिनेट 3 काइनेज का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। मेवलिनिक एसिड 3,5 बिस फॉस्फेट विल बी सिंथेसाइज्ड। अब एक बात बताओ, काइनेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बेटा, काइनेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब फॉस्फोराइलेशन तो पॉसिबल नहीं है ना उसमें, फॉस्फोराइलेशन तो पॉसिबल नहीं है, और 3,5 बिस फॉस्फेट बन जाए लेकिन मेवलिनिक एसिड 5 फॉस्फेट ना बने, ये तो पॉसिबल नहीं था, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। Mevalonic acid 3,5 bisphosphate and the IPP will be synthesized। बेटा कैसे सिंथेसाइज हो जाएंगी जब मेवलिनेट 3 काइनेज ही काम नहीं कर रहा है, तो तुम दो फॉस्फेट यहाँ पे ग्रुप ऐड कर रहे हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं था, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। एसिडोएसिटाइल कोएंजाइम में मेवलिनिक एसिड विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड।
बेटा मेवलिनिक एसिड तो बन जाएगा क्योंकि मेवलिनिक 3 काइनेज नहीं बनेगा, उसका एक और स्टेप अहेड वाला फॉर्म नहीं हो पाएगा। मेवलिनिक एसिड तो बन जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। There will be no synthesis of the mevalonic acid 3,5 bisphosphate. Yes, यहाँ पे कोई भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि काइनेज एंजाइम यहाँ पे काम नहीं कर रही है। काइनेज का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करना, तो ये तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो बिल्कुल सही हो गया है। बट मेवलिनिक एसिड विल बी सिंथेसाइज्ड, ऑब्वियसली मेवलिनिक एसिड का सिंथेसिस देखा जाएगा क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, काइनेसिस जो होगा नेक्स्ट वाला स्टेप होता है। देखो पहले मेवलिनिक एसिड बनेगा, उसके बाद तुम्हारी काइनेज एंजाइम काम करेगी, तब तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। अगर पहले मेवलिनिक एसिड तो बन जाएगा ना उससे, तो ये जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से कराया था जब मैंने तुम्हें जेनेटिक्स पढ़ाया था। तो देखो Drosophila melanogaster creates ABC result from the recessive alleles that are located on one of the autosomes. The resulting F1 females were test crossed and the following progenies were obtained. ठीक है, ये प्रोजेनीज तुम्हारी ऑब्टेन की गई हैं। अब बोला क्या है, तुम्हें पता है कि 350 या फिर जितना भी बड़ी वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो करती है। मैंने तुम्हें बोला था एक बार चेक कर लेना कि अपोजिट है या नहीं है। तो ये तुम्हारा 350 हो गया है, तुम्हारा 380 हो गया, सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स ये तुम्हारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये ए पॉजिटिव है, ये ए है, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल सही है। ये तुम्हारा बी पॉजिटिव है, ये बी है, बिल्कुल सही है। ये तुम्हारा सी पॉजिटिव है, ये सी है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ये तो तुम्हारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन सच में माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे डीसीओ वाले की। डीसीओ क्या होता है, डबल क्रॉसओवर का जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो डबल क्रॉसओवर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे 10 सबसे छोटा है, एक सेकेंड, अब पेन कहाँ है मेरा, ये सॉरी, 10 सबसे छोटा है ये रहा तुम्हारा, और 15 तुम्हारा सबसे छोटा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो अगर तुम इसको देखोगे, पहले अपोजिट देख लेना कि यहाँ पे ए है तो बेटा ए पॉजिटिव है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी पॉजिटिव है तो यहाँ पे सी है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है, तो बिल्कुल मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा डीसीओ। अब क्या दे रखा है, द फॉलोइंग कंक्लूजंस वर मेड फ्रॉम द अबव डेटा। तो क्या कंक्लूजन तुम बना सकते हो, ठीक है, क्या कंक्लूजन तुम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो वो बताना था। The order of the genes A, B, C and the distance between A and B is 8.5 सेंटीमोगन। तो पहले ऑर्डर ऑफ जीन देखना पड़ेगा। तो अगर तुम इसका किसी का भी उठा लो, जिस तुमने ए बी सी उठा लिया, या फिर तुम कोई सा भी यहाँ पे ले लो, जैसे तुम्हारा ले लिया मैंने ए, एक सेकेंड मुझे सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी साइन नहीं दिख रहे हैं, सो एक सेकेंड। देखो तो अगर यहाँ पे देखोगे तुम, ये तुम्हारा सबसे छोटा वाला, जैसे ये वाला ले लो तुम्हारा, ठीक है, उसके साथ साथ इसके जो अपोजिट होगा बेटा ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला ले लो। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे ए बी सी था, ठीक है, और तुम्हारा 10 वाला जो था वो दे रखा है ए बी सी पॉजिटिव। तो ये जो सी और सी पॉजिटिव बेटा बिल्कुल उल्टे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा जो सी आने वाला है बेटा वो बीच में आने वाला है, बीच में आने वाला है। तो अगर तुम ऑर्डर निकालोगे तो वो तुम ए सी बी लिख सकते हो, ठीक है, ए सी बी लिख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें कोई भी चेंज करना है तो ए सी बी जो होगा बिल्कुल तुम्हारा सही हो जाएगा ऑर्डर। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो सी है बेटा वो अपोजिट है, अगर सी अपोजिट होता है तो उसको बीच में लेके आके यहाँ पे रखा जा सकता है, ठीक है। तो या फिर तो बी सी ए तुम उल्टा लिखना चाहते तो वैसे लिख सकते हो, नहीं तो ये वाला यहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल सही हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ द जीन्स इज एबीसी। क्या एबीसी तुम्हारा ऑर्डर ऑफ जीन है बेटा, नहीं है। अगर ए वाला नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, अब तुम्हारा आंसर इन दोनों में से कुछ भी हो सकता था, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द जीन्स इज एसीबी, ये तो हमने माना कि हाँ एसीबी का ऑर्डर है, वेरी गुड, तो बिल्कुल सही है। The distance between A and C is 8.5 सेंटीमोगन। तो हम एक बार इसको चेक कर लेंगे क्या होने वाली है। The order of the genes is BCA, ये तुम्हारा बिल्कुल सही है, तुम्हारा ऑर्डर ऑफ जीन ये वाला भी हो सकता है, तुम उल्टा भी कर सकते हो। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बेटा यहाँ पे ए और सी दे रखा है, यहाँ पे बी और सी दे रखा है, क्योंकि तुम्हारा ऑर्डर है ए सी बी, ठीक है। तो ए सी के बीच में डिस्टेंस पता करनी है पहले, और उसके बाद तुम्हें इस बी सी के बीच में डिस्टेंस पता करनी है। तुम्हें टोटल डिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा द ऑर्डर ऑफ जीन इज सी बी ए। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था बेटा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तुम्हें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ अगर ऑर्डर भी तुम्हें पता होता तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्योंकि डी पॉसिबल नहीं है बेटा, तो आंसर तुम्हारा एक ही बचता जो होता तुम्हारा 3 वाला। तो तुम्हें पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, तुम्हारा ऑर्डर के बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता। इसे सॉल्व कर लेते हैं।
क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो चुके हैं, तो हम एक बार SU1 SU2 निकाल लेते हैं। तो अभी 100 के पास में कौन सा है बेटा, 85 है, तो मतलब 100 प्लस 85 प्लस डबल क्रॉसओवर की वैल्यू क्या है बेटा, 15 प्लस तुम्हारी 10 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है बेटा, इसकी वैल्यू जो टोटल है बेटा 1000 है इंटू 100। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 185 हो जाएगा, 185 प्लस 15 कितना होता है बेटा, 200 हो जाता है, 200 प्लस 10 कितना होता है, 210 हो जाता है। तो मतलब यहाँ से जो वैल्यू आने वाली थी बेटा वो तुम्हारी कितनी आनी थी, 21 सेंटीमॉर्गन आने वाली थी। तो ये तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी 21 सेंटीमॉर्गन भी आई हुई, तो बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें और चेक करना था, सेकंड क्या है तुम्हारा, सेकंड जो सिंगल क्रॉस ओवर सेकंड वाला पार्ट है 25 है और 35 है, तो इसकी वैल्यू पे लिख लो 25 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 10, क्योंकि ये तुम्हारा डबल क्रॉस ओवर लिखना पड़ता है, अपॉन 1000 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो कितना होगा, 25 प्लस 35 60 हो जाएगा, 60 प्लस 15 75 और 85 हो जाएगा, तो 85 अपॉन 1000 इंटू 100। तो अगर सॉल्व करोगे तो 8.5 जो सेंटीमॉर्गन होगा वहां से सही आ जाएगा, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो आंसर होगा थर्ड विल बी योर राइट वन। आई होप ये समझ में आ गई होगी, तो सी वाला होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। Which one of the following statements about the eukaryotic RNA processing is incorrect? तो कौन सा जो प्रोसेसिंग वाला जो टॉपिक है वो तुम्हारा इनकरेक्ट है, वो तुम्हें यहाँ पे बताना था। ZRN2 is a nuclease that degrades the cleaved RNA to release the RNA polymerase second from the template. अगर तुम्हें ये नहीं भी पता था अगर तुम्हें ये नहीं पता, तुम इसको एक साइड में रखोगे, पता नहीं, अभी देखा जाएगा कि क्या होने वाला है इसका। Polyadenylation require both cleavage at the polyadenylation site and the addition of the poly-A tape. आई थिंक ये तो पता होना चाहिए, तो बिल्कुल सही होता है, क्लीवेज भी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, उसके बाद ही तुम्हारा पॉलीएडेनाइलेशन वहां पे हो पाता है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ द सीरीन 2, देखो काफी इंपॉर्टेंट है। जब तुम CTD पढ़ते हो, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन को पढ़ते हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी जो सीरीन रेजिड्यूज हैं वहां पे जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो क्या क्या काम करता है। जब तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन होता है सीरीन 2 वाली कंडीशन में, जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड CTD जो होता है, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन जो होता है, वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जब तुम्हें अगर पॉलीएडेनाइलेशन फैक्टर को रिक्रूट करना है उस चीज के लिए। तो ये बिल्कुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारे हिसाब से, जब तुम RNA प्रोसेसिंग को पढ़ते हो। टर्मिनेशन द ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन का बेटा टर्मिनेशन होता है, अकर्स कोड ट्रांसक्रिप्शन एट द पॉलीएडेनाइलेशन साइट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हारा जो टर्मिनेशन है वो कोड ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो, मतलब तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन का वो बनता जा रहा हो एट द पॉलीएडेनाइलेशन साइट पे हो रहा हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो बाद में, पहले टर्मिनेशन होगा उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है बेटा, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा कंप्लीटली। तो अगर तुम्हें ये भी नहीं पता था, तुम्हें अगर यहाँ पे दे रखा था एट द पॉलीएडेनाइलेशन साइट, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाता। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है, फर्स्ट विल बी इनकरेक्ट वन। ZRNR2 जो होता है एक न्यूक्लियस होता है जो तुम्हारे क्लीव्ड डिग्रेड करता है, उस क्लीव्ड RNA को, जो RNA क्लीव किया जाता है उसका डिग्रेडेशन करा दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये होता है XRN2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। Following statements are made about KDEL receptor. आई थिंक ये पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है KDEL रिसेप्टर। नॉर्मली ये जो रिसेप्टर होता है तुम्हारे जो तुम्हारे ER हो गया, गोल्जाई हो गया, उसमें देखा जाता है। और ये जो रिसेप्टर अगर प्रेजेंट होता है तो तुम्हारा जो चीजें हैं वो ER से, वो गोल्जाई से ER में वापस आ जाती हैं। तो ये जो KDEL रिसेप्टर होता है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। KDEL receptor is found in the COP1 vesicle. तो दिस इज वेरी ट्रू, जो COP1 वेसिकल होता है, जो रेट्रोग्रेड पाथवे यहाँ पे शो करता है, तो उसमें COP1 वेसिकल में देखा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद में KDEL रिसेप्टर एफिनिटी फॉर द KDEL सीक्वेंस इज हायर पीएच, नहीं बेटा, पीएच इतना भी हायर नहीं होना चाहिए, हायर एट हायर पीएच नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहीं भी तुमने ये नहीं देखा होगा कि बहुत ज्यादा हाई हाई पीएच होगा, एफिनिटी बहुत ज्यादा चाहिए तभी तुम्हारा एफिनिटी शो करेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। KDEL रिसेप्टर सिंथेसाइज्ड ऑन द ER, तो ये तो बिल्कुल सही है, तुम्हारा जो रिसेप्टर का सिंथेसिस होता है वो तुम्हारा ER पे होता है, जबकि जो प्रेजेंट जो होते हैं ER और गोल्जाई पे भी प्रेजेंट होते हैं, कि गोल्जाई को लेता है उसके बाद ER को वापस यहाँ पे भेजा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट कंटेन ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द KDEL रिसेप्टर, तो ये ACD विल बी योर राइट वन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ द टू स्पीशीज ग्रोन अलोन और टुगेदर आर शोन इन द फिगर ए एंड बी। ठीक है, इसमें दे रखा है तो ये तुम्हारा ए स्पीशीज हो गया बेटा, ये तुम्हारा बी वाला हो चुका है। यहाँ पे दे रखा है कि जब वो अकेला अकेला था तब क्या होता है और जब वो अकेला नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, ये दे रखा है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो तुम्हारी पूरी डार्क लाइन है, और जो तुम्हारी पॉइंटेड वाली लाइन है, शेडेड वाली लाइन है, वो तुम्हारी स्पीशीज टू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तुम्हारा स्पीशीज वन हो गया, स्पीशीज टू हो गया है। अब अगर तुमने देखा होगा इसमें जब तुम्हारे स्पीशीज वन और टू साथ में जब आए पहले वाले टर्म में, ए वाले टाइम में, तो क्या हुआ कि ए वाला जो था, जो नॉर्मली जो ए वाली जो पॉपुलेशन थी वो तो इंक्रीज हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन इसकी प्रेजेंस में बेटा ये तुम्हारा कम हो चुका है, ये तुम्हारा कम हो चुका है। अब अगर ये कम हो चुका है बेटा तो मतलब ये कोई ऐसी कंडीशन आई है जहाँ पे इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, यहाँ पे बहुत बुरा हुआ है। तो म्यूचुअलिज्म तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसको तो पूरा हटा दिया गया है वहां से, तो म्यूचुअलिज्म तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर म्यूचुअलिज्म देखने को नहीं मिलेगा तो बेटा ये ए वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंपटीशन देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे एक चीज को हटाया गया है, तो एक नेगेटिव टर्म देखने को मिला है, तो ये पॉसिबल था यहाँ पे। कमेंसलेंस का मतलब होता है एक पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, एक पे जीरो इफेक्ट पड़ता है। बेटा इस पे तो जीरो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बेटा, यहाँ पे तो पूरा पूरा बेचारा उसका स्पीशीज चला गया बेटा, वो कहाँ पे जीरो दिख रहा है, तो कमेंसलेंस में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं था, तो ये वाला भी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमने पता कर लिया कि दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल हैं और तो पॉसिबल थी नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो बी स्पीशीज का, तो ये तुम्हारा ए वाला स्पीशीज हो गया, ये तुम्हारा दूसरा वाला स्पीशीज हो गया है। अब इन्होंने देखा है कि साथ में बेटा ग्रो कर रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं। तो अगर सेकंड वाला मैं देखती हूँ तो ये तो पैरासिटिज्म है, पैरासिटिज्म में तो नेगेटिव पॉजिटिव का होना चाहिए था, लेकिन ये तो साथ में ग्रो कर रहे हैं। अगर साथ में ग्रो कर रहे हैं मतलब इन्होंने रिसोर्स पार्टीशनिंग कर सकते हैं ये, तो मतलब आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊं, मैं यहाँ पे एरिया में रहता हूँ तुम यहाँ पे रहते हो, तो तुम्हारा समझदारी थोड़ा दिखाते हैं, तब ये साथ में रह पाते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा फोर्थ विल बी राइट आंसर। तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन से सॉल्व हो जाना था, और पैरासिटिज्म तो बी वाले में पॉसिबल था ही नहीं, तो वैसे गलत हो जाता, तुम्हारा आंसर एक डी ही बचता था। तो जो आंसर होता फोर्थ विल बी राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा। In the C elegans of the SKN1 protein control the fate of the EMS blastomere। तो बोला गया है जो C elegans होते हैं बेटा, जो SKN1 होता है, ठीक है, जो ये प्रोटीन होता है तुम्हारे EMS जो ब्लास्टोमियर होते हैं उनके फेट को बेटा कंट्रोल करता है, विच जनरेट द पोस्टीरियर फेनिक्स, जो तुम्हारा पोस्टीरियर फेनिक्स यहाँ पे बनाने वाला है। विद रेफरेंस टू द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब तुमसे बोला गया है कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट वाला है। द एमएस ब्लास्टोमियर इज एबल टू जनरेट द फेरिंजियल टिश्यूज इवन इन द आइसोलेशन। देखो नॉर्मली तुम्हारा जो SKN1 होता है, ठीक है, ये एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी प्रोटीन है, प्रोटीन तो इनसाइड में ही होगी उसकी। तो अगर ये क्या करती है तुम्हारे EMS ब्लास्टोमियर, ठीक है, EMS ब्लास्टोमियर नॉर्मली जो तुम्हारा बनाने वाला होता है क्या पोस्टीरियर फेरिंक्स को, उसके कंट्रोल करती है फीड को, तो ये जो प्रोटीन होगी वो ऑटोनोमस होगी। मतलब अगर तुम उसको आइसोलेशन में भी रखते हो तब भी तुम्हारा एमएस जो ब्लास्टोमियर है वो तुम्हारा क्या बनाने वाला है, फेरिंजियल टिश्यू बनाने वाला है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इनकरेक्ट तो पॉसिबल नहीं होता। तो याद रखना है ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है और कंडीशनल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आइसोलेशन में भी रखोगे तब भी उसका प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा, वो फेरिंक्स वाला ही पार्ट ही यहाँ पे बनाने वाला है। एम्ब्रियोज फ्रॉम द SKN1 डेफिशिएंट मदर। अब ऐसी मदर देखी तो SKN1 है ही नहीं। अगर मदर में SKN1 नहीं है तो बेटा SKN1 प्रोटीन कहाँ से आएगा, अगर नहीं है तो मतलब जो तुम्हारा फेरेंजियल जो टिश्यूज थे, चाहे वो तुम्हारा एक्टोडर्म मेसोडर्म हो चाहे एंडोडर्म हो, जो डेरिवेटिव थे EMS के वो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली। तो मदर अगर नहीं देगी उन चीजों को तो तुम्हारा ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। Embryos which are SKN1 null mutant, ये null mutant है, will always, बेटा देखो कितना गंदा टर्म है ये इतना एक्सट्रीम वर्ड है कि तुम्हारा 80 to 90% ऐसे वाले ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं, और ये मैंने समझाया भी था। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता था इसके बेस पे पूरा तुम 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगा के आ सकते थे। तो एम्ब्रियो जो होते हैं SKN1 जो नल म्यूटेंट वाले होते हैं विल ऑलवेज मेक एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल स्किन एंड द बॉडी वॉल टिश्यू। नहीं बेटा ये बिल्कुल गलत होगा, अगर ये गलत होगा तुम्हारा थर्ड वाला जो होगा वो तुम्हारा आंसर सही होने वाला था।
SKL1 activates the MET transcription factor whose level of activity controls the fate of AMS lineage, क्योंकि ये इसका प्रोटीन का जो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो भी बनाएगी वो तुम्हारा एक्टिविटी कंट्रोल करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड वाला जो था बिल्कुल गलत था, तुमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, थर्ड विल बी योर राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड टू सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये मैं पढ़ा चुकी थी, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हें गलत नहीं करके आना चाहिए था। यहाँ पे क्या दे रखा है, एट अ कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तुम्हारी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखी गई बेटा। मतलब अगर तुम्हारे 10 यहाँ पे सबस्ट्रेट डाले गए हैं तो 10 ही यहाँ पे एंजाइम है। तुम 20 सबस्ट्रेट डालोगे तब भी तुम्हारे पास 10 एंजाइम है, तुम 50 सबस्ट्रेट डालोगे तब भी तुम्हारे पास 10 एंजाइम है। एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है एंजाइम की। द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो जितना तुम सबस्ट्रेट यहाँ पे डालते जाओगे, एक्स्ट्रा डालते जाओगे, वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज होता जाएगा ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जितने जल्दी तुम्हारे सबस्ट्रेट वहाँ पे डालते जाओगे वो एंजाइम अपना काम करती जाएंगी, तो तुम्हारा ये चीज बिल्कुल ऐसा ही होने वाला था। अब एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हैज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, तुम्हें पता है कि एंजाइम कैटालाइज जो रिएक्शन होती है वहाँ पे Vmax जो है देखने को मिलता है, जहाँ पे तुम्हारा एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, जहाँ पे एंजाइम क्या करती है तुम्हारी सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड कर जाती है कम्प्लीटली, और एक Vmax तक वहाँ पे पहुंच जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तुम्हारी एंजाइम की और सबस्ट्रेट की बेटा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा 10 एंजाइम दे रखे हैं और 10 ही तुम्हारे सबस्ट्रेट दे रखे हैं। एन इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट इज एब्जॉर्ब्ड, क्या ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे? बेटा इतनी एंजाइम है, इतने सबस्ट्रेट है, तो उतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिएक्शन रेट कैसे बढ़ेगा? तुम जब तक सबस्ट्रेट ऐड नहीं करोगी तो वो एंजाइम काम कैसे करेगी? मतलब तुम्हें क्या करना था, तुम्हें बहुत सारा वहाँ पे तुम्हें कुछ जैसे तुम्हें, हाँ ये एग्जांपल बहुत ऑड है लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे ना शुगर केन का जूस निकालना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, तुम्हारे पास एक मशीन है और तुम्हारे पास दो तुम्हारे पास शुगर केन के वो है, ठीक है, तो प्लांट्स है वो जो तुम्हारे होते हैं। तो तुमने क्या करा, अगर इसको जूस निकाला, तुम्हारे पास दो है तो तुम्हारा कांस्टेंट अमाउंट ऑफ जूस ही तो बनेगा ना। तुम ऐसा तो है नहीं कि तुम नया शुगर केन का वो लगा नहीं रहे हो और तुम्हारा जूस निकल के आ जाएगा, नहीं। तुम्हें कॉन्स्टेंटली उसको अप्लाई करना होगा कि तुम्हें उसको इंक्रीज अगर करवाना है तुम्हें सब्सट्रेट देना पड़ेगा। अगर सब्सट्रेट नहीं देगोगे तो कैसे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात थी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि जैसे माना कि एंजाइम तुम्हारी 10 है, ठीक है, तुम्हारा सबस्ट्रेट भी 10 है। अब जब तुम सबस्ट्रेट नहीं बढ़ाओगे तुम्हारा प्रोडक्ट तो 10 बन जाएंगे। अब आगे क्या, आगे क्या, तुमने सबस्ट्रेट तो ऐड नहीं करे ना, तो फिर क्या, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा? तो ये वाला बिल्कुल टोटली गलत होगा। अगर सी वाला गलत हो गया तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से गया, बिल्कुल गया। An enzyme catalyzed reaction is not influenced by the high, but एंजाइम का पूरा रोल ही यही है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होगी। जितना सबस्ट्रेट तुम बढ़ाओगे उतना ही तुम्हारी रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का पार्ट पॉसिबल था ही नहीं। Now, which of the following our statement suggests that the existence of an enzyme substrate complex? A और D पॉसिबल नहीं था, D पॉसिबल नहीं था, तो आंसर जो हो जाता फर्स्ट विल बी राइट वन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा। Given below are the few terms in the column A and the column B. तुम्हारा सिसजेनिक्स दे रखा है, तो बेसिकली जो सिसजेनिक्स होता है तुम्हारा एक एंडोजीनियस प्लांट जीन और रेगुलेटरी एलिमेंट्स में यूज होता है, तो ये तुम्हारा ए का हो जाता फोर्थ। अगर ए का फोर्थ तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया था, तुम्हारा आंसर जो था फर्स्ट यहीं से आ जाना था, यहीं से तुम्हारा फर्स्ट आंसर आना चाहिए था। जिंक फिंगर प्रोटीन जो होते हैं बेटा, ये क्या होती है, एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में यहाँ पे काम आती है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये कंपैरेटिव जीनोमिक्स है, तो दैट मींस सिंटेनी स्टडीज में यूज होगी तुम्हारा, सिंटेनी स्टडीज में यूज होगी, और तुम्हारा एसोसिएशन जो मैपिंग होती है लिंकेज और डिसइक्विलिब्रियम में यूज होती है, तो वहाँ जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट विल बी राइट वन। ये आई थिंक मैं समझा चुकी हूँ। चलो ये वाला देखते हैं एक बार। देखो अगर कभी तुम्हारे इंट्रोन्स वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर तुम्हारे जीनोम एवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा बहुत समझने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ज्यादा डिटेल में अगर नहीं पता हो उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तुमसे बोला गया है विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है?
Now, presence of introns in some chloroplast genes suggests that एंडोसिम्बायोसिस, तुम्हें पता है एंडोसिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी कि जहाँ पे तुम्हारे बैक्टीरिया जो हो गए वो तुम्हारे वर्टिब्रेट्स के अंदर आए और बाद में तुम्हारे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उन्होंने शो करी. Now occurred before loss of intron in the prokaryotes and support the hypothesis that genes originated as interrupted structure. तो कहीं भी तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो एंडोसिम्बायोसिस होता है वहां पे ये बताया जाता है कि जो जीन्स है बेटा वो एक इंटरप्टेड स्ट्रक्चर की तरह तुम्हारे ऑरिजिनेट हुए हैं. एंडोसिम्बायोसिस में बेसिकली हम बात करते हैं तुम्हारे मॉर्फोलॉजिकल बेसिस की, हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते ही नहीं है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते ही नहीं है. अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते ही नहीं है तो हम उसके जीन्स की बात नहीं कर सकते हैं. तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. और ये मैं आई थिंक तुम्हें समझा भी चुकी थी, एग्जाम से पहले मैंने क्वेश्चन भी कराया था. ए तुम्हारा बिल्कुल सही होने वाला था, तो ये वाला ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से चला गया. अब सी वाला देख लेते हैं, पता चल जाएगा. या फिर बी वाला देख लेते हैं. Negative selection is associated with increased rate of a non-synonymous substitution as compared to the synonymous substitution. बेटा तुम्हें नेगेटिव सिलेक्शन करना है तो तुम्हारा जितना सिनोमिनस सब्स्टिट्यूशन होगा वहां से मुझे पता चल जाएगा मेरा नेगेटिव सिलेक्शन क्या होगा. तो इंक्रीज रेट जो होगा नॉन सिनोनिमस का होता है उसका नहीं होगा, तो ये वाला इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा. तो अगर ये वाला गलत हुआ तो आंसर तुम्हारा थर्ड यहाँ से आ जाएगा. न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ठीक है, रेट्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस दैट आर नॉन फंक्शनल और द न्यूट्रल. अगर न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन की बात करती हूँ जो इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाता है कितना रेट हुआ है, वो अगर उसमें डाइवर्जेंस देखा जाएगा सीक्वेंसेस का दैट आर नॉन फंक्शनल न्यूट्रल, तो ये भी देखा जाता है कि न्यूट्रल है या फिर नॉन फंक्शनल है, तो ये बिल्कुल सही है. पॉजिटिव सिलेक्शन एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रेट ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब होता है जब तुम्हारा नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा रेट होता है एज कम्पेयर टू द सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन. तो ये चीज याद में रखनी है, ये तुम्हारा पॉजिटिव सिलेक्शन होता है, ठीक है, जब ये वाली जो कंडीशन है वो पॉजिटिव सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि उल्टी जो होगी वो नेगेटिव सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी. तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा. तो आंसर जो होगा ए एंड बी विल बी योर रॉन्ग वन. तो तुम्हारा इनकरेक्ट जो होगा तुम्हारा ए और बी होने वाला था. देखो, जब आई थिंक लास्ट दिन था एग्जाम का तभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था तुम लोगों को. मैटरनल इफेक्ट जीन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एस्टेब्लिशिंग द इंटीरियर पोस्टर पोलैरिटी of the Drosophila embryo. The mutant phenotypes arise when genes of this family are mutated. The following table enlists genes and phenotypes observed on the mutation of these genes but not correctly matched. Okay. Now, which one of the following combinations is correctly matched? तो इसमें कौन से जो करेक्शन है वो तुम्हारे मैच करते हैं. अब तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हें पता है जो टॉर्सो होता है ये तुम्हें पता होगा, ऑस्कर तुम्हें पता होगा और तुम्हें बाइकॉइड पता होगा. तुम्हें पता है कि जो बाइकॉइड होता है बेटा वो क्या करता था, तुम्हारे हेड और थोरेक्स वाले रीजन को बताता था, इनको बनाता था. ड्रोसोफिला का जो हेड और थोरेक्स वाला रीजन है, जो तुम्हारा एंटीरियर पोर्शन वाला रीजन है, उसको फॉर्मेशन करता था, एक मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट की तरह यहाँ पे काम करता था. तो अगर बाइकॉइड का म्यूटेशन हो जाता है बेटा, अगर इसका म्यूटेंट फॉर्म देखा जाता है तो मतलब यहाँ पे हेड रीजन नहीं बनने वाला है, यहाँ पे थोरेक्स रीजन नहीं बनने वाला है. तो ये जो होगा इसका म्यूटेशन केस होने वाला था. तो यहाँ पे अगर देखोगे नो एब्डोमेन, इसका तो कोई रोल ही नहीं था एब्डोमेन से रिलेटेड. डिफेक्टिव ओजिनेसिस उसका कोई रोल नहीं था. नो टर्मिना ये भी नहीं होगा. तो बाइकॉइड का होगा बेटा थर्ड. अगर डी का थर्ड होने वाला था तुम्हारा तो आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन था. तो टी का थर्ड तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही तुम्हारा आंसर पॉसिबल था. तुम्हारा आंसर थर्ड जो था यहीं से आ जाना चाहिए था, जिन बच्चों ने भी किया होगा ये वाला. लेकिन देखो टॉर्सो जो होता है तुम्हारे बेसिकली जितने भी तुम्हारे टर्मिनल वाले पार्ट होते हैं उनको बनाता है. तो तुम्हारा जो एक्रोन बनना है या फिर टेल वाला रीजन जो बनना है, तुम्हारा टेल्सन वाला जो रीजन बनना है टॉर्सो बनाता था. अगर वो नहीं होगा, अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन हो जाएगा बेटा तो क्या होगा, उसमें कोई भी टर्मिनाई वाला पार्ट नहीं देखने को मिलेगा. नो टर्मिनाई यहाँ पे देखने को मिलने वाला है. अब ये जो ऑस्कर होता है बेटा ये क्या करता है, तुम्हारा एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है, पोस्टीरियर वाला जो पार्ट होता है, वहां पे अपना जो पार्ट प्ले करता है. तो अगर जो ऑस्कर होगा बेटा, ऑस्कर प्रोटीन अगर अच्छे से काम नहीं करेगा, ऑस्कर जीन काम नहीं करेगा, उसका क्या म्यूटेशन हो जाएगा तो तुम्हारा जो पोस्टर पोर्शन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा. मतलब यहाँ पे कोई भी एब्डोमेन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा. तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑस्कर का. ठीक है, ऑस्कर का कौन सा हो जाएगा, ऑस्कर का हो जाएगा नो एब्डोमेन नो पोल सेल्स.
तो ये जो वासा होता है बेटा, ये तुम्हारा oogenesis में काम आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर इसका म्यूटेशन हो जाता है तो तुम्हारी जो oogenesis होती है बेटा डिफेक्टिव टाइप की मिलती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो जो तुम्हारा आंसर होगा थर्ड विल बी योर राइट वन। ठीक है, जो तीसरा होगा बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला था। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया था तो उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। The figure below shows a reptilian skull type A to C दे रखा है and the class of organism first to third। ठीक है, an example of the animals X to Z। ठीक है, which of the following option, sorry ज्यादा हो गया, which of the following option shows the correct matches between the three components। तो तुम्हें ये पता है कि जो डायप्सिड होता है, ठीक है, और जो एनेप्सिड होता है और यूरेप्सिड होता है। अब जो यूरेप्सिड है बेटा, ये काफी तुम्हारा क्या होगा, देखो ये जो तुम्हारा डायप्सिड हो गया, एनेप्सिड हो गया, ये सारे के सारे स्कल के टाइप होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे सिर्फ रेप्टाइल्स की बात करी गई है, सिर्फ रेप्टाइल्स की बात करी गई है, जिसमें तुम्हारे स्नेक्स आते हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारे स्नेक्स आते हैं, जिसमें तुम्हारे क्रोकोडाइल्स आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में तुम्हारे जो ये इक्थ्योसॉर्स हो गए, ये सारे आते हैं, टॉर्टोइजेस इसमें आते हैं। अभी क्या होता है कि इसका डिवीजन देखा जाता है, तो पहले बेटा ये तुम्हारा आएगा इक्थ्योसॉर्स आएंगे, टॉर्टोइजेस होते हैं और स्नेक्स होते हैं। स्नेक्स तुम्हारा बहुत एडवांस टर्म है एज कम्पेयर टू दीज। अगर तुम्हारा काफी एडवांस टर्म है तो मतलब ये वाली जो कंडीशन होती है बेटा डायऑक्साइड वाली कंडीशन में देखने को मिलती है। अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर भी नहीं पता थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन स्ट्रक्चर से, अगर तुम्हें नहीं पता थे, तुम्हें पता होना चाहिए डायऑक्साइड बहुत एडवांस है और स्नेक्स में देखने को मिलता है, तो वाई होने वाला था फर्स्ट का। अगर वाई फर्स्ट का होने वाला था तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया और ये वाला ऑप्शन भी गया। सिर्फ एक ये वाली कंडीशन थी जहां पर फर्स्ट का वाई भी रखा था, तो आंसर तुम्हारा थर्ड वैसे ही आने वाला था। तो ये जो होता है तुम्हारा डायऑक्साइड होता है, जो तुम्हारा स्नेक का होता है। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे एनेप्सिड की, ठीक है, एनेप्सिड जो होता है तुम्हारा थोड़ा उससे कम होगा स्नेक से, तो ये टॉर्टोइजेस में देखने को मिलता है। यूरेप्सिड काफी वो है, तो इक्थ्योसॉर्स जो होते हैं उनमें यूरेप्सिड जो होता है वो देखने को मिलता है। तो आंसर जो होगा थर्ड विल बी योर राइट वन। तो ये जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ इससे मिलाना था, तुम्हें फिगर नहीं पता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए था, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तुम्हारा। तो ये है तुम्हारा पेपर, जो मॉर्निंग का शिफ्ट था उसका क्वेश्चन पेपर है, और जहाँ पे मैं आपको पार्ट 2 करा चुकी हूँ, और एक जो लास्ट पार्ट होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि इस बार हुआ है, अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वाले के लिए प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, जैसे भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो। तो अगर आपको फ्री क्लासेस की मैं अगर डिस्क्रिप्शन दूँ, तो तुम्हारे यूट्यूब पे एक 10 बजे क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे कराती हूँ, जहाँ से आपकी पूरी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। 4 बजे जो होती है आपकी बेटा रेगुलर क्लास होती है, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बेटा वो कराए जाते हैं। अनअकैडमी ऐप पे भी आपकी बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस होती हैं, तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप की अगर फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, KUM 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है तो वो फ्री क्लासेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो आपको करना क्या है, कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना है अनअकैडमी ऐप पे, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। बेटा प्लस पे अगर किसी को ज्वाइन करना है तो तुम्हारा प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो जिन बच्चों ने भी अगर ज्वाइन करना है प्लस पे तो अभी ज्वाइन कर लेना, प्राइस बढ़ने से पहले ज्वाइन कर लेना, वरना तुम्हारा काफी लेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्लस क्लासेस की बात करती हूँ, तुम्हारी ये पेड वाली क्लासेस होती हैं, यहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ाया जाता है, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विज सेशन होते हैं आपके, टेस्ट सीरीज कराई जाती हैं, और तुम्हारे डाउट सेशंस होते हैं, और आपकी प्लस 15 लाइव क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जितने भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो आपको अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करना है, और जो मेरा कोर्स है बेटा 5 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैं आपको फर्स्ट यूनिट करा रही हूँ, तो किसी बच्चे को भी प्लस ज्वाइन करना है तो आप ये प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आपको प्लान चूज करना होता है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, 12 मंथ्स आई थिंक ज्यादा बेटर होता है, तो अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जाता है वो रेफरल कोड,
तो आपको क्या बोलना है, आपको यहाँ पे कुमकुम 10 लिख देना है, KUM 10 लिख देना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अबाउट 11,550 आपको पे करना था और 10% ऑफ के बाद में 10,395 यहाँ पे पे करना होता है। ठीक है, फिर आपको पेमेंट करना होता है तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। अनअकैडमी ऐप पे अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है तब भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर कोई भी यूट्यूब पे अगर नया बच्चा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चैनल को। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।